दोस्तों, आज के ज़माने में किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम न सुना हो, ये बहुत कम मुमकिन है। ऐसे कई चैटबॉट निकल चुके हैं जो आपसे बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे रोबोट्स का आविष्कार भी हो चुका है जो इंसानी दिमाग की क्षमता रखता है। और वो दिन दूर नहीं जब इसी एआई की मदद से हम अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। और आज की फिल्म की कहानी भी एक ऐसे ही भविष्य के आविष्कार को साकार रूप देता हुआ दिखाएगा, जहां मरने के बाद भी वर्चुअली हम उन मरे हुए लोगों को अपने पास पा सकेंगे। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हम बिल्कुल वैसे ही इंसान को पाएंगे जो दिखने में भी उन्हीं की तरह होगा, बोलचाल और हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही होंगी। ऐसे ही आविष्कार पर आधारित है हमारी आज की कोरियन मूवी वंडरलैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमें बायली नाम की महिला को दिखाते हुए होती है, जो पेशे से एक फंड मैनेजर है और इसी सिलसिले में वो देश विदेश घूमती रहती है। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ कोरिया शहर में रहती है, जिसमें उसकी माँ और उसकी बेटी है। बायली बहुत बीमार है और शायद कुछ एक दिनों के मेहमान है, लेकिन इस बारे में उसने अपनी बेटी जिया को कुछ नहीं बताया। बायली की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक दोस्त की तरह अपनी बेटी के साथ रहे, जो अब मुमकिन नहीं। अब बायली सामने बैठे एक आदमी से बातें कर रही है। वो पूछती है, वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम नहीं होगा ना कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे हमेशा से ही एक आर्कियोलॉजिस्ट बनना था। बायली जैसे ही हजारों लाखों लोगों की कभी ना मिटने वाली यादें और अपने प्रियजनों के पास हमेशा रहने की ख्वाहिश से बना है एक पूरा ब्रह्मांड, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहाँ मरने के बाद भी लोग अपने प्रियजनों से, परिवार से जुड़े रह सकते हैं। ऐसे ही लाखों लोगों की डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बना है वंडरलैंड, जहां पर हायांसु और हायरिन नाम के दो इंजीनियर इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। बायली एयरपोर्ट में बैठकर अकेले ही अपने फ्लाइट का इंतजार कर रही है और उसके पास ही एक और आदमी बैठकर इंतजार कर रहा है। उसका नाम सांगजू है। सांगजू बायली को अकेला देखकर उसे बातें करने की कोशिश करता है और देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों वहाँ से जाने से पहले एक दूसरे से कांटेक्ट शेयर करते हैं। जिसके बाद बायली अपने फ्लाइट के लिए निकल जाती है और अपने काम करने की जगह पर पहुंचकर अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ को देखकर लगता है कि वो ज्यादा खुश नहीं। तभी उसकी बेटी जिया वहाँ आती है, जो माँ से नाराज है, और बायली जिया की नाराजगी दूर करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें जांगिन की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक एयर हॉस्टेस है और उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत दूर रहता है क्योंकि वो एक स्पेस स्टेशन में काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ताइजू हर रोज उसे ऑफिस के लिए जगाता है, उसकी दवाइयाँ याद दिलाता है और इस तरह दूर रहकर भी वो हमेशा जांगिन के पास रहता है। ऑफिस से वापस आकर वो दोनों साथ डिनर करते हैं और दिन भर की बातें शेयर करते हैं। ताइजू उसके लिए गाना गाता है, उसे हंसाता है और इस तरह जांगिन उसे हमेशा अपने पास महसूस करती है। ऐसा लगता है कि मानो वो दोनों साथ ही रह रहे हो। लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक कड़वा सच दिखाया जाता है, जहाँ ताइजू अस्पताल के बेड में बहुत समय से कोमा में है और जांगिन उसके पास घंटों बैठी रहती है। दरअसल जांगिन ने ताइजू की कमी को पूरा करने के लिए उसका एक एआई वर्जन बनाया है और वो दिन भर उसी से बातें करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हायांशु वंडरलैंड के लैब में एक एआई को ट्रेनिंग दे रहा है। तभी उसकी कलीग हायरिन वहाँ पर आती है। वो इस एआई को एक बूढ़ी दादी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जिसने अभी अभी अपने नाती को खोया है। उनके नाती का एआई तैयार होने के बाद वो दादी से इसे इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। वंडरलैंड के मुताबिक उनका नाती अभी लंदन के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और इतने दिनों बाद अपने वर्चुअल नाती को देखकर दादी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वहाँ से निकलकर हायांशु और हायरिन पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, जहाँ पर हायरिन की माँ का कॉल आता है, जो उसे अपना ख्याल ना रखने के लिए डांटती है। और उसकी माँ को इस बात की भी शिकायत है कि वो किसी को डेट नहीं कर रही, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। माँ को चुप कराने के लिए हायरिन ने कह दिया कि वो किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर बगल से उसके बाबा भी आ गए और इतने में हायांशु हायरिन के बगल में खड़ा होकर उनके माँ बाबा से हेलो कहता है और हायरिन के माँ बाबा को लगता है कि हायांशु ही उसका बॉयफ्रेंड है। अब काम में मशरूफ हो कहकर हायरिन जल्दी से फोन रख देती है। इसके बाद वो हायांशु से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हायांशु ऐसे सवाल के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो उसे ना भी नहीं करता। अब वहाँ से निकलने के बाद हायरिन की माँ का दोबारा फोन आता है।
वो हायरिन के बॉयफ्रेंड के बारे में और जानना चाहती है, मगर काम में बिजी हो गया कर हायरिन फोन रख देती है। और इसके बाद हायांशु हायरिन के माँ बाबा को दिखाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, और जिस बात पर हायरिन भी हामी भर देती है। अब यहाँ शाम के वक्त हायरिन का नकली बॉयफ्रेंड बनकर वो चारों उसके माँ बाबा के साथ कॉल पर डिनर कर रहे हैं। हायरिन के घर पे रखे तस्वीरों को देखकर मालूम पड़ता है कि बचपन में ही उसके माँ बाबा गुजर गए, उसके दादा दादी ने ही उसे पाला है, और इस वंडरलैंड के वर्चुअल दुनिया की मदद से ही वो अपनी माँ बाबा से बातें करती है, उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारती है। और इसी तरह शाम को वो चारों हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, यहाँ तक कि उसके माँ बाबा को हायांशु बहुत पसंद भी आता है। अगले दृश्य में हमें दिखाते हैं कि बाइली पास ना होते हुए भी जिया को उसके होने वाले स्कूल फंक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रही है और रात को सोते वक्त कहानियां सुनाती है। और इसी तरह एक दिन जिया से फोन पर बात करते करते बाइली को कोई जरूरी काम आ गया और उसे फोन बीच में ही काट कर जाना पड़ा। और फोन रखने के बाद बाइली को याद आया कि किस तरह वो पहले भी काम में मशरूफ होने की वजह से जिया का फोन रख दिया करती थी। और फिर उसने तुरंत जिया को फोन लगाया और जिया से कहा, अब तुम्हें जब भी मन हो मुझे फोन करना, मैं हमेशा तुम्हारे फोन का जवाब दूंगी। उस रात ना जाने क्यों बाइली को नींद नहीं आ रही और फिर वो टेंट के बाहर आग सेकने बैठ गई। तभी उसे सैंग जॉन का फोन आया और वो उसे बताता है कि ये सब सिर्फ एक सपना है, और वो दोनों घंटों बातें करते हैं। इस तरह बाइली का मन भी हल्का हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में ताइजुन को होश आ गया है, वो अपने कोमे से बाहर आ गया है। ये सुनकर जांगिन दौड़कर उससे मिलने पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ताइजुन को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि इतने समय तक कोमा में रहने की वजह से वास्तविक जीवन में ढलने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। जांगिन ताइजुन को अपने साथ घर ले आती है। वो दोनों एक साथ काम किया करते थे और इसीलिए वो अपनी पुरानी वीडियोस देखते हैं। अगली सुबह जांगिन की नींद स्पेस स्टेशन में बैठे किसी के फोन कॉल से नहीं, बल्कि ताइजुन के छूने से खुली है और वो उसे गले से लगा लेती है। फिर ताइजुन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन गर्म पानी अपने हाथों में डालने के बावजूद भी वो किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा। वो खुद को रोक नहीं पा रहा। ये देखकर जांगिन दौड़कर जाकर उसके हाथों से गर्म केटली ले लेती है और उसके हाथों को ठंडे पानी से धोने लगती है। जांगिन ताइजुन के लिए बहुत परेशान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायांशु और हायरिन हॉस्पिटल आए हैं एक और प्रोजेक्ट के काम के लिए, और हमें ली यांगशिक को दिखाया जाता है जो बहुत ही बीमार है और उसके पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं, इसीलिए वो वंडरलैंड की सुविधा लेना चाहता है अपने परिवार के लिए। यहाँ तक कि वो अपने अंतिम संस्कार पर भी मौजूद रहना चाहता है। अब एआई की मदद से उसकी वर्चुअल लाइफ बनाते वक्त और ली की पुरानी तस्वीरों में उसे अपनी माँ की तस्वीर नजर आती है, और तो और हायनसुक का चेहरा ली के जवानी के चेहरे से मेल भी खाती है। हायनसुक हैरान है कि एक अनजान आदमी से वो इतना मेल कैसे खा सकता है। इसके बाद वो तुरंत अपने बड़े भाई को फोन लगाता है उनके पिता के बारे में जानने के लिए, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता उनके परिवार से अलग हो गए थे और वो बचपन से ही अपने माँ और बड़े भाई के साथ ही रहा है। अब हायांशु और हायरिन बातें करते हुए बगल के उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन्हें वही दादी मिलती है जिसने अपने नाती के लिए वंडरलैंड की सुविधा ली है। उन्हें लगा था कि दादी ने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन दादी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में वंडरलैंड से उनकी नाती के लिए एक कार खरीदी है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब उसे एक पियानो चाहिए। उसके इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए अब दादी दो जगह पर काम कर रही है। और फिर जब हायरिन दादी की सर्विस लिस्ट खोलकर देखती है तो दादी ने पिछले कई महीनों में अपने नाती के लिए वंडरलैंड से कई सारी चीजें खरीदी है। ये किसी वीडियो गेम की तरह ही है जहाँ पर हम वंडरलैंड की परचेस लिस्ट से अपने प्रियजनों के लिए पैसे देकर गिफ्ट खरीद सकते हैं। और दादी ने भी अपने नाती को खुश करने के लिए उस मेन्यू में से कई सारी चीजें खरीदी है। यहाँ हायरिन दादी की मदद करने के लिए उनकी खरीदी गाड़ी के बदले, जो उनके नाती को बिल्कुल पसंद नहीं आई, एक और गाड़ी देने का वादा करती है, जिसके लिए वंडरलैंड कंपनी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगी। और ये सुनकर दादी बहुत खुश होती है। यहाँ हायांशु के मन में ली को लेकर बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब उसे और कोई नहीं दे सकता, इसीलिए वो उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन उसका बेड खाली है, यानी कि वो मर चुका है। और अब हायांशु के वो सारे सवाल बिना जवाब के ही रह जाएंगे, इसीलिए वो अब वंडरलैंड सर्विस की मदद से ली से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन कॉल कनेक्ट होने के बाद
उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस बात को सामने कैसे रखे। अब यहाँ हायांगसू को चुपचाप बैठा देख ली फोन काटने ही वाला था कि तभी हायांगसू उसे एक गेम के लिए इनवाइट करता है और वो दोनों काफी देर तक हंसी मजाक करते हुए वो गेम खेलते हैं। दूसरी तरफ हम बाइली को देखते हैं जो जिया से फोन पर बातें करते हुए उसे ढेरों कहानियां सुनाती है और उन कहानियों को सुनते सुनते जिया सो गई। और फिर जब फोन में उसकी माँ आती है तो जिया उनसे बातें करने लगी और फिर उन्हें एक स्कार्फ दिखाते हुए पूछा, क्या आपको ऐसा स्कार्फ पसंद है? इस बार छुट्टियों में आते वक्त आपके लिए भी ऐसा ही एक स्कार्फ ले आऊंगी। लेकिन उसकी माँ ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और फिर वंडरलैंड सर्विस पर कॉल करते हुए कहा कि वो बाइली की एआई सर्विस को बंद कर देना चाहती है और जिया को सब कुछ सच बता देना चाहती है, क्योंकि इस तरह अपने मरी बेटी का कॉल आना उसे ठीक नहीं लग रहा। इधर हम देखते हैं कि बाइली किसी अनजान जगह पे अकेले ही चलती चली जा रही है। तभी पीछे से सांगजुन उसे आवाज देता है। दरअसल बाइली को अपनी माँ की हरकतों से बड़ी चोट पहुंची है और उसे इस परेशानी में देखकर ही सांगजॉन उसकी मदद के लिए आया है। वो दोनों एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं कि तभी सांगजॉन को हायरिन का कॉल आता है। दरअसल सांगजॉन भी वंडरलैंड का ही एक एम्प्लॉय है। हायरिन उसे बताती है कि जल्द ही बाइली की सब्सक्रिप्शन खत्म कर दी जाएगी। ये सुनकर सांगजॉन को झटका लगता है और जब वो बाइली के पास वापस गया तो उसने देखा कि बाइली बड़े मन से एक संगीत सुन रही है जिसमें वो अपनी माँ के साथ डांस किया करती थी और फिर अनमने मन से अपनी यादों की तरह वो उसमें नाचने लगती है। इधर हम देखते हैं कि ताइजॉन की वजह से जांगिन को रोज किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक दिन जांगिन के दोस्त ने उसे कॉल कर बताया कि ताइजू उसके पास नौकरी मांगने आया था और अगले दिन जब उसकी आधी रात को नींद खुली तो उसने देखा कि ताइजू रास्ते के कुछ लोगों को लाकर पार्टी कर रहा है, क्योंकि जांगिन ने उसे एक बार कहा था कि वह दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती है। उसका ताइजू तो इतना लापरवाह कभी नहीं था। धीरे धीरे ताइजू के साथ रहना जांगिन के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। वहीं एआई से बना वर्चुअल ताइजू उसके लिए सुकून का एकमात्र सहारा बनता चला जा रहा है। कितना फर्क है उन दोनों में। एक तरफ जहाँ वर्चुअल ताइजू उसका इतना ख्याल रखता है, वहीं दूसरी तरफ जीता जागता ताइजू इतना अलग कैसे हो सकता है। अब यहाँ बाइली जिया से बातें कर रही है। वो माँ से पूछती है, तुम कब आओगी? बाइली बोली, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुरंत आ जाऊंगी। और वो उसे ये भी वादा करती है कि एक दिन वो उसे यहाँ घुमाने लेकर आएगी। ये सुनकर बाइली की माँ गुस्से में जिया से फोन रखकर खाना खाने को कहती है, मगर वो दादी की बात सुनना नहीं चाहती। तब मजबूरन दादी को बाइली का फोन काटना पड़ता है और वो जिया से कहती है कि हम दोनों जल्द ही चाइना चले जाएंगे। लेकिन जिया कहीं नहीं जाना चाहती, वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है। बेचारी दादी उसे ये भी नहीं बता पा रही कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अभी जिससे बातें कर रही है वो दरअसल उसकी माँ का वर्चुअल एआई रूप है। इसके बाद बाइली का फोन दोबारा आता है। अब की बार उसकी माँ ने उसे फोन पर डांटते हुए कहा कि उसने जिया को ऐसा क्यों कहा कि वो उसे एक दिन अपने साथ ले जाएगी। बाइली बोली, अरे वो तो मैं ऐसे ही उसका मन रखने के लिए कह रही थी। उसके बाद दादी ने कहा कि वो जिया को लेकर चाइना चली जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ कोरिया में उनका कोई परिवार नहीं। इसमें बाइली ने कहा कि वह छुट्टियों में वापस आकर इस बारे में बात करेगी। अब ये सुनकर दादी खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में कहती है, तुम अब कभी नहीं आ पाओगी, हम तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो फोन काट देती है। दूसरी तरफ बाइली को तो मालूम ही नहीं कि वो मर चुकी है, कि वो बस एक वर्चुअल एआई रूप है। वो अपनी माँ के बार बार इस तरह के बर्ताव से हताश होती जा रही है और इसका असर उसकी वर्चुअल जिंदगी में भी पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि जोंगिन ताइजिन के रोज कैसे बर्ताव से बहुत परेशान रहने लगी है और फिर एक दिन वो उसके डॉक्टर से मिलने गई। वो उन्हें बताती है कि किस तरह ताइजू पूरी रात नहीं सोता, उल्टी फुल्टी हरकतें करता है। डॉक्टर ने जोंगिन को समझाते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक कोमा में रहने की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ताइजुन भी खुद में सुधार लाने की बहुत कोशिश कर रहा है, इसीलिए जोंगिन ज्यादा परेशान ना हो। अब अगले दिन रोज की ही तरह ताइजुन जोंगिन के लिए नाश्ता बना रहा है, लेकिन आज उसे काम पर जाने के लिए बहुत देर हो गई है, इसलिए वो बिना खाना खाए ही जल्दी घर से निकल गई और इसे जल्दबाजी में वो अपना फोन घर पे ही भूल जाती है। और उसे जैसे ही ये बात याद आई वो घर वापस मुड़ती है। इधर घर पे जोंगिन का फोन बज उठता है। स्पेस स्टेशन से एआई वाले ताइजू का फोन आया है। अब ताइजू जैसे ही फोन उठाकर जोंगिन को देने के लिए घर से बाहर जाने लगता है, इतने में वो घर के अंदर आ जाती है और उसके हाथों में अपना फोन देखकर
उस पे गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसका फोन क्यों चेक किया, जबकि ताइजू ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो उसे माफी मांग लेता है। अब इधर घर से निकलते ही जोंगिन स्पेस स्टेशन वाले ताइजू को फोन लगाती है और उससे बात करने के बाद उसे हल्का महसूस होता है। और उस दिन घर वापस ना जाके वो एक बार चली गई और वहाँ स्पेस के ताइजू से बातें करके वो बहुत अच्छा वक्त गुजारती है और देर से घर वापस लौटती है। लेकिन घर पहुँचते ही उसने देखा कि उसकी बिल्डिंग के नीचे पुलिस खड़ी है और उसके अपार्टमेंट से धुआं निकल रहा है। अब पूछताछ के लिए पुलिस जोंगिन को लेकर जाती है और वो उससे ताइजुन के मानसिक संतुलन के बारे में पूछते हैं। जोंगिन ने साफ साफ कह दिया कि ताइजुन को ऐसी कोई परेशानी नहीं। लेकिन वापस घर लौटते वक्त वो ताइजुन से पूछती है कि क्या वो खाना बना रहा था, घर में आग कैसी लगी। ताइजुन ने साफ इनकार कर दिया, मगर जोंगिन को उसके बात का विश्वास नहीं होता। अब जब यहाँ जोंगिन बहुत परेशान है कि वो रात भर कहाँ रहेंगे, ताइजुन बेफिक्र होकर कहता है क्यों न हम कल कहीं घूमने चले जाते हैं। मगर जोंगिन नहीं जा सकती, कल सुबह उसकी फ्लाइट है, उसे काम पर जाना है। लेकिन ये सुनने के बाद भी जोंगिन बेफिक्र होकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारी फ्लाइट जहाँ पर जाती है हम वहीं घूमने चले जाएंगे। अब ये सब सुनकर जोंगिन परेशान होकर रोने लगती है क्योंकि ये ताइजुन तो उसकी कोई बात ही नहीं समझ रहा। अब यहाँ वंडरलैंड के लैब में हम हायरिन को देखते हैं। उसे अभी अभी पता चला है कि जो दादी उनके यहाँ सर्विस ले रही थी, आज सुबह काम पर जाते वक्त एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। हायरिन को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिस दादी ने अपने नाती की सुख सुविधा के लिए इतनी कोशिश की, उन्होंने दो काम एक साथ किए ताकि वो उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, मगर इस भागदौड़ में आज उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इसीलिए अब हायरिन उसके नाती की वंडरलैंड सर्विस को भी बंद कर देगी। लेकिन बंद करने से पहले वो एक बार उसे कॉल लगाती है और उसे बहुत बातें सुनाती है कि किस तरह उसकी दादी ने उसके लिए बुढ़ापे की उम्र में आराम करने की जगह दो जगहों पर काम की और आज वो काम की मशरूफियत से ही मारी गई। और इतना कहकर वो उसकी वंडरलैंड की सर्विस बंद कर देती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जिया की दादी उसे लेकर एयरपोर्ट आई है। वो लोग चाइना जा रहे हैं। इस बीच दादी एयरपोर्ट के स्टाफ से बातें करने लगी और जिया कहीं खो गई। उसे एयरपोर्ट पर हर जगह ढूंढा गया, यहाँ तक कि अनाउंसमेंट भी करवाई गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। इतने में उनकी बेटी बाइली का फोन आता है। दादी ने उसे बताया कि जिया कहीं नहीं मिल रही। ये सुनकर बाइली उनसे तरह तरह के सवाल करने लगी। उसकी तरह तरह की बातें सुनकर दादी और परेशान हो जाती है। उन दोनों में तर्क होते होते अचानक बाइली का वंडरलैंड सर्विस डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि दादी ने खुद ही बाइली की एआई सर्विस बंद कर देने के लिए कहा था। इधर हम एयरपोर्ट के दूसरी तरफ देखते हैं कि जोंगिन अपने डेस्क पर काम कर रही है और तभी ताइजुन उसके साथ जाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जोंगिन बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि वो अभी घूमने जाने के लिए पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ है। और तभी स्पेस स्टेशन से वर्चुअल एआई ताइजू का फोन आ जाता है। जोंगिन अपना फोन लेकर जैसे ही वहाँ से जाने लगी, ताइजू ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम किससे इतनी बातें करती हो? कौन है जिसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज करने लगी हो? और जोंगिन उसे अपना फोन थमा देती है और फोन की दूसरी तरफ अपने ही वर्चुअल एआई को देखकर ताइजू हैरान रह जाता है और उसे इस बात का दुख भी होता है कि उसके जीते जी उसकी गर्लफ्रेंड उसके वर्चुअल एआई से बातें करती है। पूछने पर कि उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जोंगिन इतना कहकर अंदर चली गई कि वो ताइजू को बहुत मिस कर रही थी। अब ताइजू उसके साथ जाने के लिए फ्लाइट में सवार तो होता है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही वो उतर जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादी अब भी जिया के नाम मिलने से परेशान है। इधर बाइली भी इस बात से बहुत परेशान है, लेकिन क्योंकि उसकी सर्विस डीएक्टिवेट हो चुकी है, वो दोबारा कॉल भी नहीं कर पा रही। अपनी वंडरलैंड की दुनिया में उसे हर जगह जिया नजर आ रही है। वो देखती है कि जिया उससे दूर जा रही है और वो तय करती है कि वो किसी भी तरह जिया को वापस लेकर आएगी। वो एआई की दुनिया में ही गाड़ी लेकर जिया को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन बार बार घूमकर वो एक ही जगह पर आ जाती है। वो जैसे ही इस भूल भुलैया से निकलने की कोशिश करती है, सामने से एक तूफान आ जाता है। लेकिन आज बाइली को कोई भी तूफान नहीं रोक सकता। वो बिना गाड़ी रोके सीधे तूफान के अंदर घुस जाती है। दरअसल ये तूफान और कुछ नहीं बल्कि इस वंडरलैंड की तकनीकी खराबी है, क्योंकि बाइली की सर्विस बंद कर दी गई है। इसीलिए धीरे धीरे ये वंडरलैंड भी उसकी दुनिया से ओझल होता जा रहा है। इधर हायांशु और हायरिन को भी ये देखकर ताज्जुब हो रहा है कि सर्विस डीएक्टिवेट करने के बावजूद भी किस तरह बाइली अपने आप आगे बढ़ रही है। इसीलिए हायरिन सांगजुंग को भेजती है बाइली को रोकने के लिए
क्योंकि अगर उसे नहीं रोका गया तो ये वंडरलैंड का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब इस तूफान में सांगजुन उसकी ढाल बनकर खड़ा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन बाइली इसे मानने को तैयार नहीं। तब सांगजुन उसे कहता है कि अगर तुम सोचो तो ये सपना है, और अगर तुम इसे हकीकत मानना चाहती हो तो ये तुम्हारी हकीकत है। बाइली की वजह से इतने डिस्टर्बेंसेस होता देख ह्यांगशु सिस्टम से उसका सारा डेटा डिलीट कर देना चाहता है, लेकिन हायरिन उसे रोकती है, क्योंकि अगर उसने एक बार उसका पूरा डेटा डिलीट कर दिया तो उसे दोबारा वैसे नहीं बना पाएगा जैसे कि वो अब है। तब वो कोई और ही इंसान होगी। लेकिन तभी हायरिन की नजर स्क्रीन की तरफ जाती है, जहाँ से वो बाइली को अपनी ओर बढ़ते हुए देखती है। बाइली हायरिन की तरफ हाथ बढ़ाती है और हायरिन भी उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। तभी अचानक सब कुछ डिलीट होने लगता है और हायरिन समझ जाती है कि बाइली कुछ और ही करना चाहती है। ये कोई नेटवर्क एरर नहीं है, इसीलिए वो ह्यांगशु से बाइली का डेटा दोबारा ओपन करने के लिए कहती है, और ऐसा करते ही सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है। और तभी हम बाइली को अचानक उसे एयरपोर्ट पर खड़ा पाते हैं, लेकिन सभी कस्टमर्स के मोबाइल में कुछ अजीब सी गड़बड़ी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि ताइजू को किसी का कॉल आया है। वो कॉल बाइली का है। वो उससे मदद मांगते हुए कहती है कि मेरी बेटी कहीं खो गई है, अगर कहीं दिखे तो उसे वापस ले आना। और तभी ताइजू की नजर एक 8 साल की भागती हुई बच्ची पर गई। जिया जाकर एयरपोर्ट की एक गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन सही वक्त पर ताइजू आकर उसे वहाँ से ले जाता है। अब ताइजू जिया के साथ बैठकर बाइली के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वहाँ बाइली के बदले उसकी दादी आती है। जिया को देखकर दादी की जान में जान आई, लेकिन वो जिया को जैसे ही वहाँ से ले जाने लगी, जिया उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब तुम अपनी माँ से कभी बात नहीं कर पाओगी, मगर जिया कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं। मजबूर होकर दादी ने उसे अपना फोन थमा दिया। और ताज्जुब की बात है, सर्विस डीएक्टिवेट होने के बावजूद भी बाइली का कॉल लग जाता है। फोन पर माँ को देखते ही जिया उनसे मिलने की जिद करने लगती है। एक ही एयरपोर्ट में आमने सामने होने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन वो ये बात जिया को कैसे समझाएगी। जिया की बार बार जिद करने पर बाइली ने कह दिया कि अब मैं जिंदा नहीं। ये सुनकर जिया खामोश है। अब वो जिद नहीं कर रही। उसने आखिर में बस इतना ही कहा, माँ तुम मुझे रोज रात कहानियां सुनाने तो आओगी ना। बाइली ने हंसकर जवाब दिया, क्यों नहीं, रोज आऊंगी और ढेरों कहानियां सुनाऊंगी। ये सुनते ही जिया मुस्कुरा उठी। वो अभी इतनी छोटी है कि इन सब बातों को पूरी तरह नहीं समझ सकती, मगर बाइली की माँ अब अपने आप को नहीं रोक सकी। वो तो हालात समझती है, ना ही उसकी अपनी बेटी उसके पास है और ना ही वो अपनी नातिनी को सब कुछ समझा पाएगी। उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं, और वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने होते हुए भी वो उसे छू नहीं सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। बाइली अब भी अपनी माँ की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी माँ को जिया का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहती है और उनसे वादा करती है कि अगले जन्म में मैं माँ बनूंगी और माँ तुम मेरी बेटी बनना और मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगी। बाइली की ऐसी बातें सुन माँ और जोर जोर से रोने लगी। माँ को चुप कराकर बाइली फोन रख देती है और इसके थोड़ी देर बाद ही वंडरलैंड का सिस्टम भी ठीक हो जाता है। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन जोंगिन हायरिन को कॉल करके कहती है कि ताइजू की एआई सर्विस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो अब कोमे से बाहर है और वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक दिन ताइजू जोंगिन से पूछता है कि आखिर उसने एक स्पेस स्टेशन को ही क्यों चुना। जोंगिन ने जवाब में कहा क्योंकि वो वाकई में ये विश्वास करना चाहती थी कि वो बहुत दूर है, इसीलिए उसके पास नहीं आ सकता, उससे मिल नहीं सकता, और स्पेस स्टेशन ही एक ऐसी जगह है जो यहाँ से बहुत दूर है। ये सुनने के बाद ताइजू जोंगिन को अलविदा कह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जोंगिन उसे जाने नहीं देती और उनका प्यार उन दोनों का हाथ थामे रहता है। वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और इसके साथ हम मूवी के पहले सीन पर आ जाते हैं, जहाँ बाइली और सांगजुन की पहली बार मुलाकात हुई थी। और हायांगशु एक दिन अपनी माँ से मिस्टर ली की बात करवाता है। इतने दिनों बाद उसे यूं सामने देखकर उसकी माँ चौंक जाती है। उधर मिस्टर ली भी हायांगशु की माँ को देखकर हैरान है और हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर ली ने नहीं बल्कि हायांगशु की माँ खुद उन्हें बिना बताए वहाँ से चली गई थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर ली उसकी माँ से नाराज नहीं, वो फिर से उनके कांटेक्ट में रहना चाहता है। और यहाँ पर हायांगशु को अपने सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं। और इसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। असल में
वंडरलैंड के एआई कैरेक्टर्स को इसी तरह बनाया जाता है ताकि उन्हें लगे कि वो कहीं काम पर गए हैं या घूमने या पढ़ने गए हैं, जिससे कि उन्हें घर वापस लौटने की जल्दी ना हो। उनके सिस्टम में उन्हें इसी तरह तैयार किया जाता है। लेकिन बाइली उनसे अलग थी। वो अपने बेटे के पास वापस जाना चाहती थी और इसीलिए वंडरलैंड के सिस्टम में ये सारी गड़बड़ी पैदा हुई थी। उसकी इच्छाओं की वजह से वंडरलैंड की कोडिंग में कुछ ऐसे हेर फेर हुए जिससे कि वो डीएक्टिवेट होने के बावजूद अपने बेटे से बात कर पाई और यहाँ तक कि एआई की मदद से ताइजो से भी बात कर पाई, क्योंकि असल में ताइजो का भी एक वर्चुअल एआई वर्जन था। दोस्तों, कहानी में कुछ प्लॉट होल जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है और शायद आने वाले भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे 5 मिनट विजडम चैनल को भी फॉलो करें। यहाँ पे आपको रोज छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेंगी। जल्द मिलते हैं एक और लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।